नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। संसद के भीतर और राज्यसभा में आज जबरदस्त कटाक्ष प्रधानमंत्री पे दागे गए। विपक्ष कह रहा था कि जनाब प्रधानमंत्री को ले आइए, कालाधन बाद में आ जाएगा संसद में। किसी ने कहा संसद में आने के लिए वीजा तो चाहिए नहीं। बहरहाल इन सब से इतर दस्तक में बात आज दरअसल ऐसी पलटीमार स्थितियों को हम आपको दिखाएंगे जिसमें हर कोई सियासत के लिए पलट जाता है। कैसे? तीन चेहरे सामने हैं। इन तीन चेहरों में पहला, शिवसेना पलट गई, सरकार के साथ आने को तैयार हो गई, यानी बीजेपी के साथ जो भी कुछ हुआ। बताएंगे भी खेल पूरा क्या है। दिल्ली से चले सुकमा जाने के लिए, लेकिन रायपुर से ही वापस यू टर्न लेकर आ गए और सुकमा नहीं पहुंच पाए ग्राउंड जीरो तक देश के गृह मंत्री। और इन सब के बीच कभी गो संरक्षण को चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया गया था, मैनिफेस्टो में जिक्र बीजेपी ने किया था। और इन सब के बीच गो संरक्षण की आवाज उठाने वाला शख्स आज की तारीख में तिहाड़ जेल में है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है यू टर्न के बगैर सियासत चलती नहीं। और किस तरीके से पलटी मार की स्थिति आई है, जरा दस्तक में इसे टटोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुंबई से दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी अध्यक्ष को बताया कैसे शिवसेना यू टर्न ले सकती है, क्या फार्मूला है, सुनिए जरा उनकी बात। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ये हम लोग अलायंस की दृष्टि से बातचीत कर रहे थे और एक बहुत सकारात्मक ऐसी हमारी बातचीत हुई है और काफ़ी हद तक हम लोग करीब आए हैं। तो ये सारी चीज़ों का ब्रीफिंग करने के लिए मैं यहाँ आया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने पूरी परिस्थिति जो है वो ब्रीफ की हुई है और मुझे विश्वास है कि हम दोनों पार्टियां जल्दी ही साथ आ पाएंगे और निश्चित रूप से हम अलायंस कर पाएंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर अतुल्य जी, इनका निधन हुआ है और उस निधन के कारण 3 दिन का शोक महाराष्ट्र में हमने घोषित किया हुआ है और इसलिए जो भी होगा 3 दिन बाद होगा। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा 5 तारीख को, ये संकेत तो दे दिए। 3 दिन अतुल्य जी को लेकर शोक मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है जो अब सुनिए आप, किस तरीके से शिवसेना और बीजेपी में क्या क्या कुछ किस रूप में हो रहा था। पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। मकान खाली करवाना है, लोग मिल जाएंगे। प्लॉट कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। क्या इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा बना पर के बैठे हुए लोग झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। क्या उससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अजित पवार का मेरी तुलना आज उद्धव को करना है, वो करे। उद्धव जी को अभी कोई कामकाज तो है ही नहीं, दुष्काळ का दौरा कर रहे हैं, पूरी तरह से मालूम है। अगर उनको आते तो शायद ये स्टेटमेंट वो नहीं करते। एकनाथ खडसे काल जे बोलले होते तेव्हा मी असं म्हटलं होतं की हे अजित पवार यांची भाषा बोलतायत, आज ते शरद पवार यांची भाषा बोलतायत। कारण तुम्हाला लक्षात असेल की शरद पवारांनी शिवसेना प्रमुखांवरती हीच टीका केली होती, यांना रताळ खाली लागतं की वर लागतं, भुईमुख खाली लागतो की वर लागतं, हे यांना कळत नाही। तो पहले सरकार पलट गए उद्धव ठाकरे। रिपोर्ट देखिए। बाला साहब ठाकरे जिस मेटल के बने थे, उद्धव ठाकरे उस मेटल के नहीं हैं। बाला साहब जिस ठसक के साथ राजनीति साधते थे, उद्धव में वो ठसक नहीं है। बाला साहब की ताकत मुंबई को थामने और महाराष्ट्र की सियासत को हमेशा से हिलाने की रही, लेकिन उद्धव ठाकरे की सियासत का राज सौदेबाजी है। इसीलिए बाला साहब अक्सर बीजेपी को हर राजनीतिक सौदेबाजी में अपनी शर्तों पर ले आते थे। और उद्धव ठाकरे की मुश्किल यह है कि सौदेबाजी के मर्म को तो वो समझते हैं, लेकिन इस कवायद में सत्ता के बगैर वो रह नहीं पाएंगे, यह भी सामने खुलकर आ ही जाता है। और शायद यही डर इस बार भी खुलकर सामने आ गया और इसी डर ने शिवसेना को उसी बीजेपी के साथ लाकर खड़ा कर दिया जिसके खिलाफ ताल ठोकते हुए शिवसेना चुनाव मैदान में कूदी थी। जो समझौता हुआ उसके मुताबिक शिवसेना के 12 विधायक अब मंत्री बन जाएंगे, जिसमें 5 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री होंगे। लेकिन शिवसेना को वो नहीं मिलेगा जिसके लिए वो शुरू से ही रूठी रही। शिवसेना उप मुख्यमंत्री पद चाहती थी,
गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय चाहती थी, लेकिन शिवसेना को ये चारों मंत्रालय नहीं मिलेंगे और उसके पास मलाईदार मंत्रालय के नाम पर लोक निर्माण विभाग, उद्योग मंत्रालय, एक्साइज और MSRCG यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग जरूर होगा। तो अब ये सवाल उठाया जा सकता है कि 14 दिनों तक जिस राजनीतिक दूरियों ने महाराष्ट्र के वोटरों को शिवसेना और बीजेपी में बांट दिया, जिन आरोप प्रत्यारोप के बीच शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांजते हुए नजर आई और इन सब के बीच महाराष्ट्र में यह लगने लगा कि दो धाराएं बह निकली है, एक तरफ हिंदुत्व तो दूसरी तरफ विकास। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद भी जब बीजेपी ये कहने से नहीं चुकी कि चाहे सरकार गिरे लेकिन झुककर समझौता नहीं करेंगे, तो अब सवाल 3 है। आखिर झुका कौन, उद्धव या देवेंद्र फडणवीस? दूसरा सवाल है, आखिर शिवसेना को इससे फायदा हुआ क्या? और तीसरा सवाल है, आखिर देवेंद्र फडणवीस के तेवर इस दौर में ढीले पड़ क्यों गए? तो संकेत साफ है, फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में हीरो तभी बने जब उन्होंने निशाने पर अजित पवार को लिया, एनसीपी को घोटालों को लिया, लेकिन शिवसेना के बगैर लगा यही जिसका विरोध किया उसी के आसरे देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है। वहीं सत्ता के बगैर शिवसेना चलेगी कैसे और गठबंधन पूरी तरह टूट जाता है तो बीएमसी भी शिवसेना के हाथ से निकल जाएगी। यानी दोनों अपनी अपनी मुश्किल में उलझे रहे और एक दूसरे की मजबूरी ही एक दूसरे को निकट ले आई। और अब शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर से शुरू हो रहे नागपुर सत्र में नागपुर के फडणवीस ठसक से सीएम की कुर्सी पर बैठकर शिवसेना को खत्म करने की सियासत शुरू करेंगे। बस इंतजार कीजिए, क्योंकि डोर दिल्ली से बंधी है। तो एक सरकार तो पलट गए, मामला उद्धव ठाकरे का हो रहा था। दूसरे सरकार का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं विचारधारा और संघ की सोच के हिसाब से गो संरक्षण, गो हत्या, इन सब के खिलाफ किस रूप में कौन रहा और किस तरीके से रहा, हम आपको लगता है इससे पहले सुनाते हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री सिर्फ हुआ करते थे, उस वक्त से लेकर चुनाव प्रचार तक के दौर में बहुत मौके आए जब उन्होंने बहुत कुछ कहा गौ संरक्षण को लेकर। एक हिस्सा सुनाते हैं, पहले सुनिए इसे। गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है, और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। किसान को या पशुपालक को कृषि में भी मदद मिलती है पशुपालन से, और पशुपालक का जीवन भी चलता है पशुपालन से। लेकिन ये पिंक रिवॉल्यूशन के कारण इन्होंने स्लॉटर हाउसों को सब्सिडी दी, मटन एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी दी, यहां से मुंबई तक मटन ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए सब्सिडी दी, और मटन के पीछे इतना धन लगा दिया कि आज गांव के गांव गरीब किसान बेचारा पैसे की लालच में अपने पशु बेच रहा है। यह सुनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि गौ संरक्षण को लेकर और गौ हत्या के खिलाफ संत गोपाल दास बीते 32 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। ये वो शख्स है जो कि लगातार गौ संरक्षण का सवाल उठाते रहा, और जब जब सवाल उठाया बीजेपी हो या आरएसएस साथ खड़ी रही और इनकी बातों को कहीं ना कहीं मजबूती के साथ रखने की दिशा में बढ़ी। लेकिन ये सब कुछ की जिक्र हो रहा है उस वक्त का जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। यह पोस्टर लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी का है। बीजेपी की राष्ट्रीय गौवंश विकास प्रकोष्ठ ने यह पोस्टर निकालकर इस बात का आग्रह किया था कि मोदी के लिए मतदान कीजिए और गाय को जीवन दान दीजिए। और उस वक्त गाय के वध पर चिंता जताई गई थी और गाय को बचाने के लिए संकल्प लिया गया था। लेकिन यह तस्वीर बताती है कि सब कुछ हवा हवाई हो गया, क्योंकि यह तस्वीर संत गोपाल दास की है जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है। और संत गोपाल दास की पहचान यही है कि उन्होंने अपना समूचा जीवन ही गायों के वध को रोकने के लिए, गायों के संरक्षण के लिए लगा दिया। और जब वो सड़क पर उतरे तो इसी सरकार ने, यानी जो सरकार कभी गायों के संरक्षण का जिक्र किया करती थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी गायों को बचाने और गौवध रोकने का जिक्र किया करते थे, उन्हीं सरकार के वक्त दिल्ली में ही बकायदा पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा, हालत खराब हो गई और उसके बाद कई धाराएं लगाते हुए उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया।
हरियाणा से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के बाद 1 महीने पहले ही गोपाष्टमी यानी 31 अक्टूबर के दिन जब गायों के साथ तकरीबन 50 लोग बकायदा संत गोपाल दास अगुवाई कर रहे थे, ये सभी लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, तो उसी वक्त पुलिस ने इन पर जमकर लाठियां भांजी और सरकारी कर्मचारी से मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक भावना भड़काने का आरोप जड़कर तिहाड़ जेल भेज दिया। अब हालत यह है कि संत गोपाल दास तिहाड़ जेल में ही है। वो कह रहे हैं जो आरोप लगाए गए हैं या तो उसकी सजा दे दीजिए या फिर इन तमाम आरोपों को वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं तो गाय को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इस दौर में ना तो बीजेपी सुन रही है, ना ही आरएसएस और ना ही प्रधानमंत्री मोदी, जो कि गाय को बचाने के पक्ष में है। और इतना ही नहीं, दरअसल गौवध रोकने के लिए बीजेपी ही नहीं, आरएसएस भी लगातार संघर्ष करती रही है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि संघर्ष के दौर में संत गोपाल दास के हर आंदोलन को बीजेपी का गोवंश विकास प्रकोष्ठ समर्थन करता रहा, आरएसएस मदद देती रही। और तो और 2014 के गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का जिक्र मैनिफेस्टो में किया गया, लेकिन सत्ता में आते ही हालात उलट गए। गोमांस निर्यात में भारत मौजूदा वक्त में नंबर 1 हो गया है। अब जरा सोचिए, क्या ये यू टर्न है? यह वाकई मुश्किल सबब है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो 1857 में जो पहला युद्ध था आजादी के लिए, उस वक्त बहादुर शाह जफर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक संवाद बनाने की कोशिश थी समाज के भीतर में। इसका जिक्र सावरकर ने अपनी किताब में भी किया है, जब 1857 को लेकर उन्होंने किताब लिखी थी कि वो पहला युद्ध था आजादी का। बहरहाल बात अब तीसरे सरकार की। राजनाथ सिंह जी गृहमंत्री चले दिल्ली से, जाना था ग्राउंड जीरो, लेकिन बात रुक गई रायपुर में। रिपोर्ट देखिए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से चले तो सुकमा जाने के लिए, लेकिन रायपुर से आगे गृहमंत्री जा नहीं सके। और सुकमा में यह सवाल एक बार फिर सवाल ही रह गया कि ग्राउंड जीरो पर दिल्ली की सत्ता पहुंच क्यों नहीं पाती है, जहां सुरक्षा कर्मी देश के भीतर ही सबसे मुश्किल हालात से लगातार भिड़ते रहते हैं। दरअसल नक्सल प्रभावित सुकमा में कल ही सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 14 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और घटना के 24 घंटे बाद हालात का जायजा लेने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सुकमा भी जाना था। और एक दिन पहले यानी सोमवार की रात ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसरों ने राजनाथ सिंह के सुकमा पहुंचने के कार्यक्रम को अंतिम रूप भी दे दिया। लेकिन मंगलवार की सुबह केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा सिर्फ रायपुर में ही सिमट कर रह गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रायपुर में ही अपना पूरा वक्त बिता दिया। पहले उन्होंने राज्य सरकार के अफसरों के साथ राज्य भवन में बैठक की, फिर नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल 15 सीआरपीएफ जवानों को देखने अस्पताल पहुंचे और दिल्ली वापस लौटने से पहले राजनाथ सिंह ने एयरपोर्ट के पास ही पुलिस ट्रेनिंग संस्थान में शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। और रायपुर में राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को आश्वस्त किया कि नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए केंद्र उन्हें हर तरह की सहायता देता रहेगा। और शायद इस दौर में नौकरशाही और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी राहत की सांस ली होगी कि गृहमंत्री सुकमा नहीं गए, क्योंकि वहां के हालात बद से बदतर हैं। बावजूद इन सब के ग्राउंड जीरो तक गृहमंत्री पहुंचे नहीं और गृहमंत्री उसके बाद दिल्ली के लिए उड़ गए। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के यू टर्न का है या फिर मौके की नजाकत का, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। लेकिन सुकमा दौरा रद्द कर राजनाथ सिंह कांग्रेस के निशाने पर जरूर आ गए हैं। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। जाहिर है जब सुकमा नहीं पहुंचे तो कांग्रेस ने निशाने पर लिया। पत्रकारों ने सवाल पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। नहीं जा पाए, क्या वजह थी? देखिए, मुझे आश्चर्य है कि आपने ये प्रश्न पूछा। डेड बॉडी यहाँ आ रही, घायल यहाँ भर्ती, और आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं सुकमा में जो सुरक्षा बल हैं उनका मनोबल राजनाथ सिंह के जाने से बढ़ता या नहीं बढ़ता, लेकिन राजनाथ सिंह के बोलकर वहां नहीं जाने से वहां की जनता का और सुरक्षा बलों का मनोबल जरूर प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह उनके गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अब यू टर्न मारते नजर आ रहे हैं। दरअसल हर सरकार अगर अपने अपने तरीके से या पलटने लगे तो फिर इस देश में और क्या बचेगा। जी, संयोग ऐसा है कि इस देश में मौसम भी बदल रहा है और मौसम भी पलट रहा है। हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं, कश्मीर की तस्वीर और शिमला के पास एक मंदिर के पास की तस्वीर। दोनों जगहों पर किस तरीके, एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम और दूसरी तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं। 470 पेड़ काट दिए गए
और इन सब के बीच अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि अगर पर्यावरण से इस तरह खिलवाड़, विकास के नाम पर जो कुछ कंक्रीट खड़ा किया जा रहा है, इसका रास्ता होगा क्या? स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और शायद यही वजह है, मौसम भी बदल रहा है। अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। क्या वाकई घाटी का रंग इस तरीके से बदला? इस तरह कश्मीर में बाहर के मौसम में खिलते हैं, लेकिन अब दिसंबर के महीने में भी अगर गुलाब का फूल कश्मीर में खिले, उससे मौसम में बदलाव न कहें तो क्या कहें। पर्यावरण से जुड़े जानकार भी अब ये बात मान चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया में दिख रहा है और भारत इससे अछूता नहीं। जानकारों का यह भी कहना है तो फिलहाल तो ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग का असर और भी अबतर और भयानक होगा। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। गुलाब अच्छा लग सकता है, सरकार के निर्णय अच्छे लग सकते हैं, विकास अच्छा लग सकता है, और इन सब के बीच